हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन करना शुरू किया था, तो जिसके दौरान हमने सेट 1 का मैथ रीजनिंग डाल दिया था और सेट 2 जो शिफ्ट 2 हुआ था 3 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 हुआ था उसका जो है मैं आज सेट कराने जा रहा हूँ। इसका रीजनिंग आपको मेरे ही चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जो मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज सीजीएल टायर 1 2020 का जो 3 मार्च को शिफ्ट 2 हुआ था उसका मैथ्स पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो BC पे लंब है। तो यहाँ लंब कर दीजिए, ये जो हो गया वो लंब हो गया, यहाँ AD बना दीजिए। AD जो है BC पे लंब है और AD की लंबाई दी हुई है कितना, 4√3 सेंटीमीटर। तो ABC का परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या, √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है √3 गुने भुजा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला समझ लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी सीख लीजिए, परिमाप वो होता है 3 गुने भुजा। तो यहाँ हमको ऊंचाई दिया हुआ है और भुजा निकालना है, तभी तो परिमाप पर जा सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है, √3/2 गुने भुजा, और ये दिए हुआ है ऊंचाई बराबर 4√3 बराबर √3 गुने बटे 2 √3/2 गुने भुजा। √3 कैंसिल, तो भुजा क्या आ गया, 4 गुने 2 बराबर 8 सेंटीमीटर में सब है, तो सेंटीमीटर हो गया। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 3 गुने भुजा बराबर 3 गुने 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। यही आंसर था। तो कुछ नहीं, अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई हो, ऊंचाई दी हो, क्षेत्रफल दिया हो, परिमाप दिया हो, तो उसका फॉर्मूला 3 ही है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला अगर याद होगा तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 1 लीटर लिखा है, इसका मतलब है कि 2 बोतल है, दोनों की क्षमता कैपेसिटी धारिता जो है वो क्या है, इक्वल है, इसीलिए हमने लिया है। और दोनों में, एक में 35% ऑरेंज जूस, एक में 33% ऑरेंज जूस। तो लिख दीजिए 35% जो है ऑरेंज जूस, यहाँ 33 सही 1/3% ऑरेंज जूस है। उसके बाद बताया गया कि रिमेनिंग जो है इसमें और जो बचा हुआ है इस दोनों में वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेब है। इसका मतलब है इसमें 65% सेब है और इसमें कितना है, 66 सही 2/3% एप्पल जूस है, एप्पल जूस है। दोनों की कैपेसिटी समान है, तो यहाँ जो है ये जूस और ये जूस दोनों को मिला करके यहाँ पर कितना जूस होगा, कह रहा है कि इस दोनों को मिला दिया जाए तो ये समान धारिता का ये है 1 लीटर और 1 लीटर का मान लीजिए, इस दोनों को मिलाया जाएगा तो यहाँ 2 लीटर बनेगा। तो 2 लीटर के बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या है वो निकालना है। तो पहले वाले में एप्पल जूस कितना है वो निकालिए। यहाँ पर तो ऑरेंज जूस दिया हुआ था, ऑरेंज जूस दिया हुआ था, दोनों को घटाया 100 में से, तो यहाँ एप्पल जूस हो गया, एप्पल जूस आ गया। इस दोनों को मिला करके इसमें परसेंटेज क्या है, तो ये परसेंटेज या कुछ का नहीं, ये एवरेज का क्वेश्चन है। इस चूंकि समान धारिता और 1-1 है तो इस दोनों को मिला करके जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। इसमें 65% प्लस 66 सही 2/3% इसमें है दोनों में, और 2 से भाग दीजिए, इसका एवरेज जो आएगा यही इसमें एप्पल जूस होगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पर हो गया 200/3% प्लस 65% बटे 2,
ये ऐसा हो गया कि इसमें x है इसमें y है, तो एवरेज निकालना है, तो x प्लस वाई बाई 2 जो करते थे वही कर रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 195% प्लस 200% बटे 3 बराबर 395 बटे ये जो 2 है ये तो यहाँ लिखेंगे ना, तो अब यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3। अब ये हो जाएगा 395 परसेंटेज सब में है ही, परसेंट बटे 6, तो निकालिए तो क्या आएगा 6 छचा 1 36, 360 चला गया, 35 है, 35 पे 6 पंचे 30, अब बचा 5, तो 5 ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 65 सही 5/6% जो है इसमें एप्पल जूस होगा, यही पूछ रहा था। 65 सही 5/6, और एवरेज जो होता है वो क्या होता है इस दोनों के बीच में, तो 65 और 66 के बीच में है, 65 से ज्यादा 66.2/3 से के बीच में है, तो यहाँ से भी पता चल गया कि ये सही हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी दिया हो कि दो समान धारिता वाले बर्तन में अगर एक जूस का परसेंटेज या किसी भी सामान का परसेंटेज दिया हो और बोले दूसरा जो सामान है वो रिमेनिंग है, तो पहला वाला अगर 20% दिया तो रिमेनिंग क्या होगा, वो 80% निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे बोतल में अगर दिया है कि पहले में जब मतलब पहला जो जूस है या कोई भी सामान है वो जो है ना अगर दिया हुआ है कि 77% है, इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो क्या है, दूसरा वाला है। तो यहाँ पर इसी तरह से दिया हुआ है कि पहला ये है तो दूसरा वाला रिमेनिंग निकालिए, पहला ये है तो दूसरा वाला। अब जब निकल गया, अब क्या करेंगे, अगर तीसरे में बोलेगा तीसरा बर्तन में उसी दोनों को सिर्फ रखा जाए, तो इसका मतलब पहले बर्तन में अगर 10 लीटर आ रहा था, दूसरे में भी 10 लीटर, क्योंकि समान धारिता है, तो तीसरे का क्या होगा, दोनों मिला देंगे तो 10 और 10 20, तो यहाँ 2 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी, उसकी धारिता हो जाएगी। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पहला वाला का जो अगर रिमेनिंग वाला पूछे या कोई भी, तो दोनों का जो है ना जो पूछे सेम का, अगर एप्पल पूछा तो दोनों एप्पल को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ऑरेंज पूछता था दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, तो यहाँ ऑरेंज का निकल जाता। तो इस तरह से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगी। एवरेज का क्वेश्चन था। अब ये आइए ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी माइनस सी का क्यूब, a माइनस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 8, a क्यूब है, ये गलती से लिखा गया है a स्क्वायर। आइए इसको इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्यूब के फॉर्म में तोड़िए इसको, तो a प्लस बी माइनस सी का प्लस a माइनस बी प्लस सी का क्यूब, इसका प्लस बाहर ले लेते हैं, -2a का ये होल क्यूब होगा, क्योंकि -2 को अगर 3 बार लिखेंगे, ये विषम ऑड नंबर है तो बाहर में माइनस आ जाएगा। अगर वही सम संख्या होता है जैसे -2 गुने -2 तो 2 बार लिखे हैं तो 4 आता है, और -2 गुने -2 गुने -2 लिखेंगे तो -8 आता है, क्योंकि 3 बार लिखे हैं। तो विषम टाइम्स अगर इवन टाइम्स लिखेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में। तो ये आ गया। अब इसको अगर x है, ये y अगर ये z के रूप में मान ले, तो देखिए ये तीनों का क्यूब हो रहा है, देख रहे हैं, और तीनों को ऐड कर रहे हैं, यही फॉर्म आ रहा है, x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब आ रहा है। तो अगर x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको इससे पहले x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ करके देखते हैं। अगर 0 आएगा तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर तो 3xyz हो जाएगा। तो इसको जोड़ कर देखते हैं क्या आता है, हमको पता तो है नहीं, देखें तो क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी -2, ये माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, क्या आया, एक ये तो 2a माइनस 2 ये भी कट गया, तो 0 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू जो है फाइनली 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जो है ना 3xyz आया, तो 3 में रखिए, x का वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस सी, b क्या है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो क्यूब है, तो b सिर्फ y क्या होगा, ये होगा, ये तो x की वैल्यू जो है ये क्यूब हट जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी हो गया। ये तो बाद में क्यूब रखे हैं, ये y बराबर क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और z बराबर क्या रखे हैं, -2a रख दीजिए। अब ये -2 इधर आ जाएगा तो -6a, और a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। अब इस माइनस को किसी में एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे ये या वो,
दोनों में से किसी में कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दिए रहेगा उसमें कर देंगे। तो 6a प्लस बी माइनस सी, और b यहाँ पर कॉमन ले लिए तो क्या होगा -a माइनस सी, तो ये हो जाएगा। तो आप कोई भी कर सकते थे, हमने एक में एडजस्ट करके इसको पॉजिटिव कर दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। या अगर इसको ना लेकर के इसमें माइनस करते तो क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता सिर्फ और सिर्फ क्या, ये a प्लस बी जो है माइनस में चला जाता, तो c माइनस a माइनस बी हो जाता। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में दिया हो तो सबसे पहले चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3abc होगा, और उसमें पुटअप कर देंगे, कोई भी चीज दिया रहेगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि अणु जो है कोई विक्रय मूल्य, देखिए क्वेश्चन पूरा लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप उस सारा क्वेश्चन में समझा देता हूं, उसके बाद बनाऊंगा कि अणु जो है वो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है या निर्धारित करती है, विक्रय मूल्य का जो है निर्धारण करती है। अब क्या हुआ कि यदि अगर उत्पादन में कॉस्ट प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई, उत्पादन में 20% की वृद्धि हो गई, तो अणु उसका सिर्फ विक्रय मूल्य जो है मात्र 10% बढ़ा देती है। विक्रय मूल्य मात्र 10% बढ़ाती है। कब, जबकि उसका क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है या उत्पादन का लागत 20% बढ़ जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि सीपी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया, लेट माना कि मूलधन जो है वो क्या है 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अभी पढ़े 25% अधिक है, तो 100 का 125%, 125 रुपया। चलिए आगे क्या कहता है, यदि अगर प्राइस 20% बढ़ जाए तो 100 से अगर 20% बढ़ गया मतलब 100 का 120%, तो कितना आएगा 120 रुपया हो जाएगा। अब देखिए से तब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में 10% बढ़ाया जाता है, जब ये 20% बढ़ गया तो इसका भी तो 125 का 110% हो जाता है। 100% तो ये खुद अपने आप में, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 110% करना है। ये 4 ये 5, 550/4 137.5 रुपया हो जाता है। तो क्रय मूल्य इतना अब बढ़ करके हो गया और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना है 137.5 120 बराबर 17.5 रुपया। चलिए अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ या प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस या मूलधन, इसको प्रॉफिट और गुने 100। तो यहाँ मेरा क्या है 17.5 बटे मूलधन तो 120 रुपया हो गया है, गुने 100, ये 20 से 5 बार में और ये 20 से 6 बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 87.5/6, तो 16, 6 का 6 और 2 पे 7 है तो 6 चौका 24 और 3 पे 5 हो गया, तो 6 पंचे 30 और ये तो 14.58। एक ही अंक तक निकालने के लिए कहा है, क्या हो जाएगा 14.6। अगर यहाँ 5 या 5 से ज्यादा होता है तो अगले वाले में एक अंक जोड़ देते हैं, तो 14.6% का लाभ होगा। यही पूछ रहा था कि लाभ क्या होगा। तो किसी वस्तु का अगर पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस निर्धारित किया गया है, सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 25% ज्यादा होगा, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 125। आगे दिया हुआ है कि अगर कॉस्ट प्राइस मतलब मूलधन में या उत्पादन के लागत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 रुपया था तो क्या हो जाएगा 120 रुपया हो गया। तो अनु ने क्या किया, विक्रय मूल्य सिर्फ 10% बढ़ाया। तो पहले तो विक्रय मूल्य 125 रखा था, उसका 10% बढ़ा दिया, तो अगर 125 का 10% 12.5 होता है, तो या तो वो जोड़ दीजिए या 125 का 110% एक ही बार में निकाल लेंगे तो 137.5 रुपया आएगा।
तो विक्रय मूल्य 137.5 रुपया हो गया। क्रय मूल्य जो हो गया वो सीपी क्या हो गया 120 रुपया हो गया। तो लाभ जो हो गया वो 17.5 रुपया हो गया प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ या प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य या सीपी गुने 100। तो यहाँ पर 17.5 बटे 120 गुने 100 किया तो लाभ जो आ गया वो 14.58 आया। और 1 डिजिट में ही रखना है, तो 8 5 या 5 से ज़्यादा है तो अगली वाली संख्या में एक जोड़ देंगे। एक ही डिजिट में रखना है तो 14.6% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये दिए हुआ है, इस ऐसे एक्सप्रेशन को याद रखने बनाने के लिए बोर्ड मास रूल को पहले याद रखते हैं। ये ब्रैकेट पहले, उसके बाद ऑफ, ये हिंदी में का अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं। डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तब ऐड, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ ये पहले करते हैं भागा 2, ये कोष्ठ में घेर लेते हैं क्योंकि पहले इसकी क्रिया होगी, ऑफ पहले आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा 1/4 गुने 2/3। इस कोष्ठ में नहीं है ऑफ, तो इसको भाग पहले करते, को गुना में बदलने के लिए डिनोमिनेटर नॉमिनेटर और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। 5/8 भागा ये 2/3 भागा, ये फिर ऑफ आ गया तो पहले भीतर कर लेते हैं, एक दूसरे को आपस में कर लेते हैं। आइए अगला, ये कटेगा 18 भागा 1/2 गुने 4 से ये 2 बार में 2 से ये 5/3 गुने 3 9 भागा 2/3 भागा इधर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 3 3 जा 9 4 4 जा 16। चलिए अब इसको कर दें 18 भागा है तो मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर गुने 5/9 भागा। अब यहाँ भी यही होगा कि भाग है तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में बदल जाएगा। ये क्या होगा 18 2 जा 36 गुने 5/9 भागा, ये क्या हो गया जब 32 और 9 3 जा 27, 9 से 4 बार में चला गया तो क्या हो गया 20 भागा 32/27। अब फिर मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, भाग को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर 4 से गया 8 बार में, 4 से गया 5 बार में, तो 27 गुने 5 बराबर क्या आता है 135/8 तो है। इसको कर 8 1 जा 8 5 पे 5 बता 5 तो 8 6 जा 48 बच गया 7 रिमाइंडर, तो यही हो गया 16 सही 7/8 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ जो पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किसी कार्य को ए 40 दिनों में करता है। हम पहले समझा दे रहे हैं, भाषा पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो ए जो है 40 दिनों में करता है। अगला ये हुआ कि बी की इफिशियंसी जो है ए से 25% अधिक है कार्यकुशल, और सी जो है वो बी से भी 28% अधिक कार्यकुशल है। तो एक साथ अगर तीनों 5 दिन कार्य करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए ए जो है वो 40 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में करेगा, ये तो वर्क डन इन डे हो गया। इफिशियंसी जो है अगर वहां देखा जाए ए की इफिशियंसी से बी की इफिशियंसी 25% ज्यादा है, तो 25% तो पहले हम फ्रैक्शन में बदलते हैं 1/4, मतलब ए की इफिशियंसी अगर 4 है तो बी की कितनी होगी दोनों जोड़ करके, तो बी की इफिशियंसी 5 आएगा। तो ए का इफिशियंसी 4 मान लेते हैं, तो वर्क यूनिट पता चल जाएगा कितना यूनिट काम है वर्क यूनिट, तो 40 गुने 4 करेंगे तो पता चला 160 यूनिट काम है। बी की इफिशियंसी पता किए यहाँ से कितना आ गया 5 यूनिट, 160 में 5 से भाग दे दीजिए, पता चल गया कि बी जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है 32 दिनों में। अब सी का पता करना है। सी की इफिशियंसी जो है, सी की इफिशियंसी की बात की जाए
तो वो बी से 28% ज़्यादा है, मतलब बी का 128% है सी की इफिशियंसी। तो कितना होगा, बी का इफिशियंसी कितना है 5, तो 5 का 128 गुने 128 बटा 100, ये इससे कट गया 20, और ये 20 बार में कटा, यहाँ से ये जाएगा 5, 4 से ये हो जाएगा 32। तो इस सी की इफिशियंसी क्या आ गई 32/5। अब सी की इफिशियंसी आ गई 32/5, तो सी कितने दिनों में करेगा, तो भाग दे दीजिए, क्या होगा, सी का इफिशियंसी टोटल यूनिट काम है 132, सी का इफिशियंसी है टोटल यूनिट काम है 160, सी की इफिशियंसी है 32/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 160 गुने 5 बट्टे 32 5, तो सी का 5 गुने 5 आ गया, तो 25 दिनों में सी कार्य करेगा। तो अब हम इस तरह से पता कर लिए, इसका एफिशिएंसी ये है तो 160 में भाग दे दिए, तो पता चल गया कि 25 दिनों में सी काम कर लेता है। तो अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 800 आता है। 800 यूनिट टोटल अगर काम होगा तो ए 40 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब 20 यूनिट पर डे करेगा। बी 32 दिनों में कर रहा है, इसलिए इसका मतलब 25 यूनिट पर डे काम करेगा। सी 25 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब 32 यूनिट काम करेगा। अब देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में, 20 + 25 + 32, तो 5 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना करेगा, 77 गुने 5 बराबर 385। तो रिमेनिंग वर्क खोजिए, वर्क जो होगा वो 800 में से 385 घटा देंगे, 415 रिमेनिंग वर्क होगा। और बी एक दिन में 25 यूनिट करता है, तो कितना समय लगेगा उसको 415 यूनिट करने में, वो निकालने के लिए 415 भागा 25 कर दीजिए, कितना होगा 5 से ये और ये 83/5, तो क्या होगा 16 सही 2/3। मतलब बी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर लेगा, 16 सही 2/3 दिनों में। तो यहाँ लिख दीजिए कि बी जो है कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, 16.2/3 दिन लगेगा उसको काम समाप्त करने में। तो कुछ नहीं करना था, जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आसानी से बन जाएगा। क्या है कि ए कह रहा है कि 40 दिनों में काम कर रहा है, पहले लिख लिया। दूसरा क्या है, बी जो है ए से 25% इफिशियंट है, मतलब अगर ए जो है 100 यूनिट काम करेगा तो बी 125 यूनिट कर लेगा। अब इससे आया कि अगर ए 4 यूनिट काम करेगा तो बी 5 यूनिट काम करेगा। कैसे, क्योंकि वो 4 है, उसका 125% 4 का निकालिए तो 5 आता है, तो वो 5 यूनिट काम करेगा। अब मान लीजिए कि ए 4 यूनिट एक दिन में करता है और 40 दिन काम करता है, तो 160 यूनिट काम है इसका मतलब टोटल। और बी है 5 यूनिट एक दिन में करता है, 160 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो उससे पता चलेगा कि बी 32 दिनों में काम खत्म कर लेगा। अब सी का निकालने के लिए बी की इफिशियंसी से भी 28% ज़्यादा है, तो बी अगर 100 है तो उसका 128 है, तो बी गुने 128 किए, बी गुने 128% किए, तो वो आया बी सी की इफिशियंसी बराबर बी गुने 128%। तो क्या होगा, बी का 5 दिया हुआ है यूनिट एक दिन में, तो 5 गुने 128%, तो सी की इफिशियंसी आई 32/5। तो सी कितने दिनों में काम करेगा, 160 में 32/5 से भाग दिया, तो सी टोटल वर्क 25 दिनों में खत्म कर लेगा। आप तीनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम जब ले लिए तो 800 यूनिट आया। अब जो है ना, इसका मतलब ये जो है वो 20 यूनिट डेली काम करता है, बी 25 यूनिट काम करता है और सी 32 यूनिट काम करता है, ये पता चल गया। तो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में 77 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिनों में 385 यूनिट काम करेगा। तो 800 यूनिट काम है, जिसमें से 385 यूनिट खत्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 415 यूनिट। अब 415 यूनिट को बी अकेले करेगा, एक दिन में 25 यूनिट करता है, तो 415 में सीधे भाग दे देंगे बी से, तो बी का 25 यूनिट से, तो पता चलेगा कि जो 83/5 दिन लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 कि अगर वर्ष समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई है, तो प्रिंसिपल निकालना है। मतलब क्या कि टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। तो
इसको सबसे पहले तो टाइम जो दिया हुआ है वो क्या है, 2.1/3 ईयर मतलब साल। तो और रेट जो है वो दिया हुआ है 10%। तो क्या होगा, दो तरीका से बनेगा। पहला तो ये कि पहले ईयर में 10% लगेगा, दूसरे ईयर में 10% लगेगा, और तीसरे ईयर में 10 का तिहाई हो जाएगा, 10.1/3 मतलब 10 सॉरी तीसरे साल क्या होगा, 10% का 1/3 हो जाएगा, इतना परसेंट लगेगा। दूसरा तरीका एक बनेगा कि पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%, तीनों साल 10% रहेगा। लेकिन जब ब्याज निकलेगा तो इसका 1/3 कर देंगे। तो आइए दोनों से बिना कर देखते हैं। ये 10% मतलब इसको 1/10 लिख दीजिए, ये हो गया। ये भी 1/10 हो गया और ये 1/30 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 3000 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर का मान रख लीजिए। यहाँ 1/10 होगा, यहाँ भी 1/10 होगा, यहाँ इस तीसरे साल में 1/30 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 300 और ये 100 होगा। अब ये अगले साल में चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि जो ब्याज है उस पर भी मूलधन, ये भी मूलधन में जुड़ जाता है। तो इसका भी 1/10 मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। लेकिन उस तीसरे साल में क्या होगा, क्योंकि 1/30 सब पे लग रहा है तो इस पर भी 1/30 लगेगा, तो 10 रुपये आ जाएंगे। अब ये दूसरे साल का जो मूल ब्याज है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा, तो इस पर भी 1/30 होगा। तो 1/30 होगा तो क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब ये जो तीसरे साल पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज मिला है उसका भी तीसरे साल में मूलधन बन जाएगा, तो इस पर भी बनेगा। तो क्या 1/30 होगा, क्योंकि तीसरे साल में सब पर 1/30 लगता है, तो 1 रुपया। तो सबको जोड़ दीजिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। कितना आ रहा है, 300, 600, 1 700। यहाँ जोड़िए 300 + 300 + 100, इतना हो गया। आप क्या है, 10, 10, 20 और 30, ये तो 30 + 10 + 10 + 1 ये रुपये, तो क्या हो गया, 751 रुपये हो गए। ये हो गया CI। अब देखिए इतना रुपया है, कितना प्रिंसिपल पे, 3000 पे। CI जो है 751 रुपया है, 3000 प्रिंसिपल पे। अभी देखे हैं तीनों का गुना किए थे, 10 10 × 30 का, तो 3000 रुपया पे 1 रुपया होगा। 3000 अगर 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जब 3000 बटे 751 करेंगे तो 1201 रुपया 60 पैसा है। क्या होगा, इसको कर दीजिए, 3000 × 751 × 1201.6। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे ये 16 बार में कट जाता है, तो 16 × 300 कितना है, 4800 प्रिंसिपल आ गया, मूलधन। यही पूछ रहा था, इतना रुपया आ गया। अब इस तरीके से निकाल कर देखते हैं। तो पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 मूलधन हो गया। अब 1/10, 1/10, 1/10, तो ये 100 रुपया, ये 100 रुपया और ये 100 रुपया है। अब इसका 1/10 फिर होगा दूसरे साल। अब ये जो है ये ब्याज पे भी तो दूसरे साल फिर ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में तो यही होता है, तो 10 रुपया। अब इस ब्याज पे भी तीसरे साल के लिए मिलेगा ना 1/10, तो क्या होगा, 10 रुपया। अब इस ब्याज पर भी मिलेगा तीसरे वर्ष के लिए, तो 1/10 तो 1 रुपया। और इसका भी तो तीसरे साल में लगेगा, ये तो दूसरे साल के लिए लगाया, तीसरे साल भी तो 1/10 लगा, तो 10। तो अब कितना आ गया, 100 + 10 + ये प्लस ये, टोटल इसको जोड़िए तो ये आएगा 121 रुपया। लेकिन इसको तो हम पूरे साल के लिए लिए हैं, तो 1/3 साल के लिए तो 1/3 करना होगा, तो 1/3 किए। और जो इधर का ब्याज है वो जोड़िए, 100 इधर तो लिखिए, 100 + 100 + ये 10 भी तो है, और ये मिल करके जो है ना टोटल ब्याज मिला कितने, 1000 पर। तो आइए अब इसको करते हैं। इसको कितना है, 100
200 ये 10, तो 210 प्लस 121/3 जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ 630 प्लस 121/3 मतलब 751/3। तो 751/3 रुपया मिल रहा है 1000 मूलधन पे। 1 रुपया 1000 बटे 751/3 ये मूलधन हो गया। 1 रुपया अगर ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो 501 रुपया 6 पैसा है। इस पर निकाल के दें क्या होगा, ये ऊपर चला गया तो 3 × 1000 बटे 751 × 1201.6 रुपया। ये पॉइंट उड़ा है 10 से, इस 10 से ये कट गया, इससे ये 16 बार में जाएगा। 3 × 100 × 16 बराबर 4800 रुपया आ गया। तो देखिए यहाँ से भी मूलधन 4800 आया है, यहाँ भी मूलधन क्या आ गया 4800 रुपया। तो चाहे किसी तरीका से बनाए, पहले या तो पहले दर को कम कर दीजिए तो ये इस तरीके से बनेगा। पूरे साल का अगर दर ले लेंगे तो तीसरे साल का जो है ना ब्याज हम लोग 1/3 कर देंगे। दोनों तरीके से बनाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप बनाइए, ठीक है। किसी भी तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कि जब 200 एक धन पूर्णांक है उसको अगर x से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 आता है। तो ऐसी कितनी संख्या होगी यही पता करना है। 200 को भाग देते हैं तो 8 शेष बच जा रहा है, मतलब 200 में भाग देते हैं तो 8 शेष बच रहा है। मतलब वो संख्या जो है जिससे भाग देते हैं उस संख्या को पूरी वो जो है वो संख्या 192 को काटती है। मतलब कोई संख्या है जिसमें से अगर 200 में भाग देते हैं तो 8 शेष हो जाता है। इसका मतलब पूरा कितना कटता है तो 192। तो 192 को पहले देख ले कि कितनी संख्या का फैक्टराइज कर दे। तो यहाँ पर हो गया 96, ये हो गया 48 और ये हो गया 24 और ये हो गया 12, ये हो गया 6 से हो गया 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 हो गया गुने 3 का पावर 1 है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि कितनी संख्या है से वो पूर्णतः विभाजित होगी, ऐसा जो भी, तो इसका जो पावर है उसमें एक ऐड करके गुना कर दिया। 6 का पावर 1 6 सॉरी ऐसा कोई भी संख्या है तो उसमें पावर में एक जोड़ के गुना कर दिया। 2 का पावर 6 है प्लस 1 कर दिए, 3 का पावर 1 है प्लस 1 कर दिए। और भी मान लीजिए 5 रहता, 5 का पावर 2 रहता तो उसको 2 के बदले 2 में 1 जोड़ करके गुने 3 कर दो। तो यहाँ वही आ जाएगा कि 7 × 2 मतलब 14 ऐसी संख्या है जो 192 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है। अब है क्या कि ऐसी संख्या जो 8 से शेष नहीं बचना चाहिए। तो कोई संख्या दिया है उसमें अगर जो शेष दिया है उससे छोटी संख्या तो नहीं हो सकती। अगर 8 से छोटी संख्या होगी तो 8 शेष बचेगा ही नहीं। तो ऐसा संख्या काउंट कर लीजिए कि जो 8 या 8 से छोटी हो उसको घटा दीजिए अपने आप इस 14 में से। 14 तो पूरी संख्या है कि 1 से लेके 192 तक टोटल संख्या जो है वो इसको विभक्त करती है। तो देखिए लिखेंगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 नहीं 6 से कटता है, 8 से कटता है, इतना तो होगा ही। उसके बाद देखिए आप 12 से कटता है, 16 से कटता है, 24 से कटता है, 32 से कटता है, 48 से कटता है, और उसके बाद जो है 64 से कटता है, 64 के बाद जो है 96 से कटता है, और 96 के बाद जो है 192 से। तो ये 6 था, 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 संख्या है जिससे ये पूर्णतः कटता है। लेकिन हम तो ये गिनने के लिए दिखा दें, कोई बड़ी संख्या दिया रहा हो तो आप कैसे करेंगे? इसको कुछ नहीं, जितना शेषफल दिया हो उससे पहले वाली संख्या लिखेंगे और उतना घटा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या है जिससे अगर भाग देंगे तो या तो पूरा 8 से तो पूरा कट जाएगा, 8 से छोटी संख्या 6 से करेंगे तो डिवाइड 2 शेष बचेगा, 4 से पूरा कट जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से भी 200 में भाग देंगे तो जो है 198 कट जाएगा, तो फिर 2 शेष बचेगा, 2 से करेंगे तो पूरा कट जाएगा। इसीलिए 8 मिनिमम शेष बचाना हो तो 8 तक की संख्या हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जो काउंट नहीं करते हैं वो इसमें से घटा देंगे। तो
कितना संख्या है, 1 2 3 4 6, तो 6 घटा देंगे 14 में से, तो 8 ऐसी संख्या है जिससे अगर 200 में भाग दिया जाए तो 8 शेष बचेंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब कहता है कि अगर ए और बी जो है यहां से डिस्टेंस है, मान लीजिए ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको 2 स्टेशन के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के बीच भी लागू होता है, 2 शहरों के बीच चलने वाले कार के बीच भी लागू होता है, 2 गांव या 2 छोटे कस्बों या 2 छोटे एरिया से साइकिल से जाने वाले मतलब या पैदल जाने वाले यात्री के बीच में भी ये फार्मूला लागू होता है। दिया रहता है कि ये ए एक स्टेशन है, एक शहर है, वाई एक शहर है, यहां से ए एक चलना शुरू करता है, यहां से बी चलना शुरू करता है, यहां से बी चलना शुरू करता है। अब एक सिचुएशन आता है कि जब ए मिलेगा बी से, यहां पे मिल गया सब कुछ, देख लीजिए लगभग एक सीध में आ गया। तो जब अगर कोई रेल लाइन का ट्रैक होता है तो आमने सामने होता है, एक पे ये जा रही है एक पे ये आ रही है, तो जब मिलने का जो समय होता है उसके बाद कहता है यहाँ से इसको x को y तक पहुंचने में और b को x तक पहुंचने में कितना समय, तो लगा x को y तक पहुंचने में 2.1/2 आवर लगा, यही दिया हुआ है। देख लीजिए यहां से कि ये a से यहां तक तो मिला, a यहां तक चला, यहां से यहां जाने में इसको 2.5 घंटे लगे, यहां से यहां जाने में, और b को यहां से यहां जाने में x आवर लगे। ये दोनों दिए हुआ है और दिया हुआ है कि b की चाल जो है, b की चाल अगर x मानते हैं तो a की चाल जो है, ये देखिए कि a की चाल जो है वो b की चाल से 20% अधिक है। तो a की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a की चाल पहले निकालिए, बराबर क्या होगा, b की चाल का 120% निकालिए 6/5, तो a बटे b की चाल का रेशियो निकालना हो तो 6/5 आ गया। अब देखिए ऐसा जो भी फार्मूला दिया है तो एक ही तरीका लगता है इसमें कि हम लोग जो है ना स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम जो है टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए का रूट अंडर करते, इस पे आंसर निकल जाता है। बस इसी पे आंसर निकलता है, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बटे टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए, मतलब इसका अपोजिट हो गया और रूट करना है। तो यहाँ स्पीड तो दिया है, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी 5/6 आ गया है, बराबर रूट अंडर टाइम ऑफ बी क्या है, बी कितना समय लिया है, टाइम ऑफ बी यहाँ x पता ही नहीं है, बटे टाइम ऑफ ए कितना लिया है, तो टाइम ऑफ ए यही लिया है 2.1/2। अब इसको तोड़िए, ये क्या होगा 2x/5, क्यों इसको तोड़ेंगे तो अगला क्या है 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 ऊपर चला गया नीचे आ गया। अब जो है यहाँ देखिए इस सबको मिटा देते हैं, 6/5 बराबर रूट अंडर 2x/5। अब स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, लिख दीजिए स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36/25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा तो 2x/5, 5 से ये 5 टाइम में 25 चला गया, ये 2 से 18 वाला, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18/5 घंटा। तो x बराबर पूछा है तो x बराबर कर सकते हैं ज्यादा से 3/5 आवर, 3.3/5 घंटे में x मतलब b यहाँ मिलने के बाद ये x पर पहुंच जाएगा, यही पूछ रहा था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो जो 2 शहरों के बीच अगर x और y है, अब दिया हो कि x से a चलना शुरू करे, y से b चलना शुरू करे, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे विमान हो, तो एक जगह मिलने के बाद अब x से चलना शुरू किया है तो a y पे पहुंचेगा, y से चलना शुरू किया है b तो वो x पर पहुंचेगा, तो b को पहुंचने में लगा समय और a को पहुंचने में लगा समय दिया हो और दोनों का स्पीड दिया हो,
तो आप 4 में से 3 कोई भी दिया हो, जैसे 2 स्पीड और 1 टाइम दिया हो तो दूसरा टाइम निकाल लेंगे। अगर दोनों टाइम और 1 स्पीड दिया हो तो दूसरा हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूला पे कि स्पीड ए बाई स्पीड बी बराबर जो होता है रूट अंडर टाइम बी बाई टाइम ए होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो एक वृत्त खींचिए और उसके चारों ओर एक चतुर्भुज खींच दीजिए। यह वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये हो गया ABCD। तो वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज खींचा गया है जिसमें AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है और CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो AD की लंबाई क्या होगी ये पूछ रहा है बाकी। तो जानते हैं कि आप पढ़े होंगे थ्योरम। उस वृत्त की 2 स्पर्श रेखा कीजिए जाए एक ही बिंदु से। यहाँ मान लीजिए कि ये A है, ये B है और P पॉइंट से कोई स्पर्श की रेखा खींचा गया तो वृत्त पे 2 स्पर्श रेखी खींची जाएंगी, वो दोनों बराबर होगी। PA बराबर PB हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। वृत्त पर अगर किसी बिंदु से 2 अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ देखिए ये भी यहाँ से A से स्पर्श रेखा है वो खींचा गया। ये मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो यहाँ AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा AS। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। इसी तरह से यहाँ होगा कि BP बराबर क्या होगा BQ। इसी तरह से CR बराबर CQ होगा, CR बराबर CQ होगा। इसी तरह से ये DR बराबर DS होगा, DR बराबर DS। अब देखिए इतना तो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ये पता चल गया। तो इसको और इसको जोड़ के इसको इसके बराबर कर हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे जोड़ेंगे, तब यहाँ जोड़िए AP BP जोड़िए। तो AP प्लस BP प्लस आप जोड़ दिए, इसके बाद जो है इधर जोड़िए DR प्लस DR जो हो गया DR वो DQ के बदले हो जाएगा। अब DR यहाँ ये वाला DR ले लिए प्लस CR ले लीजिए। ये इस साइड वाला पूरा जोड़ दिए एक साथ, बराबर जो है देखिए AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ जोड़िए। तो ये AS DS जो है AS कहाँ गया, ये AS और DS मिलकर के क्या हो गया AD प्लस BQ प्लस CQ मिलकर के क्या हो गया प्लस BC और ये AP और BP मिलकर हो गया AB प्लस DR और CR मिलकर हो गया CD। तो ये बराबर है। तो AB का मान दिए हुआ है 8 सेंटीमीटर, CD का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। AD पता करना है, X मान लेते हैं या AD ही रहने दीजिए। और जो है BC का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये 14 में से 7 घटाएंगे AD का मान आ जाएगा। तो AD बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था। तो इसमें एक ही थ्योरम लगाना था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो है वो आपस में बराबर होती है। इधर से भी स्पर्श रेखा, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, यहाँ से ये दोनों स्पर्श रेखा, यहाँ से दोनों स्पर्श रेखा, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तब एक साइड वाला एक साथ जोड़ दिए, एक साइड दूसरे साइड वाला दूसरे साइड। तो आ गया AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC रख दिए तो AD का मान आ गया। चलिए अब दिया हुआ है कि x4 प्लस x² y² प्लस y4 इज इक्वल टू 21। सबसे पहले तो जानिए कि ऐसे बनाने के लिए हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अगला स्टेप जो होगा इसमें हम ये तो एक A² प्लस B² है, ये है, यहाँ AB है, ये है। 2AB करने के लिए एक और AB जोड़ देते हैं। ठीक है, x² y²। जितना जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अपने मर्जी से कुछ ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो जितना जोड़ा उतना घटा दिए। अब ये हो गया x4 प्लस 2x² y² प्लस y4 बराबर नहीं माइनस x² y² बराबर 21। ये हो गया A², ये हो गया 2AB प्लस ये B² हो गया। तो क्या होगा A² प्लस B² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर क्या होता है, ये इसका x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो गया माइनस इसको देखिए xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 21। अब ये हो गया A² और ये
चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बड़ा वाला, या ए के रूप में अगर ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम जो जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी पर ये कर दीजिए। ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 21 है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 7 दी हुई है, तो 7 रख दीजिए। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 21, ये 7 से गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्या आ गया 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या है 7, अभी ऊपर दिया हुआ है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला माइनस वाला, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 7 और 3 जोड़ देंगे, दोनों तो एडिशन किए हैं, यहाँ ये दिया हुआ है दोनों समीकरण को जोड़े हैं, तो क्या हो गया 10, तो 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10, तो ये x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। तो इसी जगह जो है आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू जो 7 दी हुई है यहाँ 5 रख दिए, 5 प्लस एक्स वाई यहाँ रखते हैं, 5 प्लस एक्स वाई बराबर कितना आ गया 7, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 5 बराबर 2। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आया था 5, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी 2। तो अब इसमें पुट करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 5 और एक्स वाई का वैल्यू 2 दिए हुआ है, तो 2 का होल स्क्वायर और 5 बटे 4, तो यही हो गया आंसर इसका। पूछ रहा है ये बराबर क्या होगा 5 बटे 4 होगा। चलिए आइए अब ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो साइन में ही वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन में कन्वर्ट करना आसान है। अगर इसको अगर हम कॉस में करते हैं तो हमको रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर वाला आसान होता है। तो 2 साइन थीटा तो रहेगा, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ 15 तो 15 रहेगा ही, 1 माइनस कॉस के बदला साइन स्क्वायर थीटा बराबर ले लिए बराबर 7, तो 2 साइन थीटा प्लस 15 और माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 होगा। अब इसको उठा देते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस ये 7 इधर चलाएगा तो प्लस है, माइनस आ जाएगा इधर, और 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये हो गया कि 2 साइन थीटा प्लस 8 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा ये 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस प्लस है तो ये भी माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, तो माइनस 8 बराबर 0। ये रह जाएगा कि 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 बराबर 0। अब माइनस 2 है यहाँ, तो ऐसे यहाँ 15 8 120 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस 2 आ जाए। तो 12 गुने 10 होता है, तो 12 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो आइए करते हैं 15 साइन और क्योंकि बराबर है तो और देना है दोस्तों, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा। देखिए आप 12 में से 10 घटाएंगे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। अब 15 साइन स्क्वायर है तो 3 साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो 5 साइन थीटा माइनस 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 5 इधर कॉमन ले लेंगे, सॉरी इधर क्या लेंगे यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा
5 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 2, आ गया कि 5 साइन थीटा माइनस 4 एक हो गया, दूसरा हो गया 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। ये पॉजिटिव है, निगेटिव में वैल्यू आएगा 3 साइन थीटा बराबर माइनस 2, इसलिए निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया 5 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0। 5 साइन थीटा बराबर 4, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो कॉस थीटा क्या होगा, ये देखिए ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो क्या करते हैं, आधार निकालने के लिए लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा लेंगे, क्या आएगा 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 आएगा, तो 3 आ जाएगा। तो कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण तो 5 है ही। चलिए अब जो है वो निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये है, आधार ये है, तो लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर कॉस का अपोजिट, तो 5/3 हो गया। अब यही तो 3 मान था, tan कॉस और सेक निकाल लिए, अब पुट कीजिए। तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू 4/3, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 और सेक थीटा की वैल्यू 5/3। सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम लिए तो 15 आ गया। यहाँ 5 से कीजिए तो 4 5 है 20 प्लस ये 5 है तो 4 3 बार में जा रहा है तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 है तो 5 बार में जाएगा तो 50 25, तो 54/15 आएगा। 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये 18 बार में कटेगा, तो 18/5 आएगा, मतलब 3 सही 3/5। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, क्या करना था, इसमें देखिए, इसमें जो है ना एक्स पहले हम लोग स्क्वायर में बदल लिए, स्क्वायर में बदल लिए, तो फिर हमारा मान आ गया a प्लस बी ए माइनस बी में। अब a प्लस बी का वैल्यू जो आया था उसका मान हमको दिया हुआ था, तो पुट कर दिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ a माइनस बी का वैल्यू पता चल गया। अब दोनों को जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़े, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 3 है, तो दोनों मिलकर के 10 हो गया। और ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, तो यहाँ पर 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार वाई स्क्वायर आया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 10 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 आ गया। तो अब यहाँ रख दिए, इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 है, तो xy की वैल्यू हो गई 7 में से 5 घटा दिए तो 2 आ गया, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पुट कर दिए तो ये आ गया। इसमें क्या है, साइन कॉस का वैल्यू दिया है, और क्या कॉस स्क्वायर में है तो हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लिए। अब साइन में कन्वर्ट कर लिए तो साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई तो हम लोग कॉस 10 सेक आसानी से निकाल सकते हैं, वो निकाल लिए। जब निकाल लिए तो उसका जो मान पूछ रहे हैं उसमें हमने पुटअप कर दिया। अब आइए, ये कह रहा है कि पहली 4 संख्या, तो पहले मान लीजिए कि संख्या है a है, b है, c है, d है और e है, यही 5 संख्या है। पहली 4 संख्या का औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्या हम जोड़ते हैं उतना से हम भाग देते हैं। ये बराबर है 5वीं का 3 गुना, मतलब 3 गुने 5वीं संख्या। तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 12e है। तो अब जो है पांचों संख्या अपर कर रहा है, उन सभी 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो पहले औसत के लिए क्या करते हैं, पांचों को जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और औसत निकालने के लिए उतना ही बार भाग देते हैं। तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देते हैं, तो ये आया 85.8। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 12e, तो पुट कीजिए 12e प्लस ई बराबर 85.8 गुने 5, तो 13e बराबर क्या हो गया, 429। तो e की वैल्यू क्या आ गई, 429/13। 13 से 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो e की वैल्यू क्या आ गई 33। तो यही तो पूछ रहा था कि 5वीं संख्या क्या होगी, 33 हो जाएगा 5वीं संख्या। क्वेश्चन में करना क्या है, ये कोसेक 85 प्लस थीटा दिया है,
माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 माइनस प्लस थीटा, और ये दिए हुए है प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 10 कोसेक कॉट दिए हुआ है, तो या तो दोनों को सेक और 10 में बदल लेते हैं या कोसेक और कॉट में, तो हम लोग सेक और 10 में ही बदल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है। तो यहाँ रखिए, इसको अगर चेंज करना है कोसेक थीटा को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो थीटा है उसका वैल्यू हम सेक में से के 90 में से घटा देंगे, तो ये क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ करते हैं कि कोसेक 85 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 में से ये सब घटा दीजिए, तो 85 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 5 माइनस थीटा, ये आ गया। अब कॉट को बदल दीजिए, तो कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, tan के 90 में से ये थीटा घटाइए तो माइनस 35, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, क्या आ गया, tan 55 प्लस थीटा। अब यहाँ पुट करिए, तो कोसेक जो दिए हुआ है, अब ऊपर में पुट करते जाएंगे, कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, ये दिए हुआ है। इसका वैल्यू हम क्या निकाले हैं, सेक 5 माइनस थीटा, तो सेक 5 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक है, तो उसको जो सेक है, सेक को तो चेंज किया नहीं, सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस है, tan को भी चेंज नहीं किया, तो 55 डिग्री प्लस थीटा। अब कॉट को क्या चेंज किए हैं, कॉट को किया तो 55 डिग्री प्लस थीटा आया tan में, तो प्लस tan 55 डिग्री प्लस थीटा आया। अब इसको मिटा दीजिए, इसको तो हम ऊपर लिख लिए। अब देखिए यहाँ सेक थीटा माइनस सेक थीटा कट गया, यहाँ tan प्लस में है tan माइनस में, तो जीरो वैल्यू आ गया, तो इसका मान क्या होगा, जीरो। यही पूछ रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस फार्मूला पर हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4 दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था क्या, सेक दिया हुआ था, कोसेक दिया हुआ था, tan और कॉट, तो कोई दो में कन्वर्ट कर लेते। जैसे कोसेक और कॉट में भी कन्वर्ट कर लेते तो 2 ही आ जाता, 2 करते तो आसानी से बन जाता। तो इस तरह से हमने बनाया तो वैल्यू आया 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 65, 66, 67 और 68 जो है ये स्टेबल से दिया हुआ है। स्टेबल में क्या है कि ABCD एक 4 कंपनी है जिसके द्वारा इंजीनियरों की भर्ती हर साल की जाती है। तो 14 में A द्वारा इतना किया गया, B द्वारा इतना, C, D, इसी तरह से 19 तक का डाटा दिया हुआ है, हर साल इंजीनियर की भर्ती की गई है। तो आइए इस पर क्वेश्चन है। पहला है कि कंपनी A और B द्वारा 15 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या, तो 15 और 18 ये दोनों साल है A और B का। तो दोनों पहले A का ये 15 का है और B का ये 15 का है। ये A का 18 का है, ये B का 18 का है। इस दोनों को पहले जोड़ना है, तो 132 प्लस 148 तो A का हो गया और इसका हो गया 118 प्लस 112, जोड़ेंगे तो ये 230 आएगा और ये जोड़ेंगे तो 280 आएगा। अब देखिए आगे कर रहा है इंजीनियर की कुल संख्या, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 510। ये A प्लस B का आ गया। आगे अगला लाइन में कहता है कि C और D का 14 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियर के अनुपात से। C ये है C में का 14 में कितना है 85 और 18 में 105 और D का कितना है 105
और 18 में कितना है, 125 है। 230 प्लस 190 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। इसी दोनों का रेशियो का रहा है, इस दिनों का रेशियो क्या होगा, 510 बट्टा 420 करना है। अब ये 3 से 17 बार में और ये 3 से 14 बार में, तो क्या रेशियो है, 17:14। यही अनुपात पूछ रहा था कि सी और डी से अगर 18 में भर्ती के इंजीनियरों की संख्या कुल संख्या से अनुपात तो 17:14। पहला का आंसर आ गया। आइए दूसरा करते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था कि ए और बी का 15 और 17 का दर, 15 और 18 का देखना था। 15 में ये है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 18 में ये है, दोनों को जोड़ देना है तो 510 आ रहा था। अब सी और डी का 14 और 18 का, 14 का ये दोनों जोड़िए 190 और 18 का ये 230, ये जोड़ते हैं तो 420 आ रहा है। इस दोनों को और इसको जोड़ते हैं तो 510, 510 इस 420 किए हैं तो 17:14 आ गया है। आइए अगला है कि कंपनी बी द्वारा 2014 और 17 में भर्ती किए गए इंजीनियर की संख्या पहले निकालिए। 14 और 17 में बी का 90 और 106, 106 प्लस 9 बी द्वारा किया गया 196। चलिए इतना हो गया। अब कह रहा है सी के द्वारा 15 से 19 तक। सी कहाँ है, ये है, 15 से लेके 19 तक जितना बहाली किया गया जोड़िए। 9 ये 3 और 4 7, 8 7 15, 5 20 का 0 कैरी हो गया 2, तो 9 9 18 9 27, एक 28 और 2 जो कैरी वाला था 30 का 0 हाथ में, फिर आ गया 3 तो 3 कैरी हो गया 3 और 1 ये 4 1 5, तो टोटल सी द्वारा कितना किया गया 500। तो अब पूछ रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत है, 196। x बराबर क्या आएगा, 196, 196 बटे 5, 39.2% आ रहा है कि कुछ नहीं किए हैं। बी द्वारा 14 और 17 में कहा था, तो 14 और 17 में बी द्वारा देखिए 90 और 106 जोड़ दिए 196 आ गया। अब कर रहा है सी द्वारा 15 से लेकर के 19 तक जोड़े तो 500 आ रहा है, तो 500 का 196 कितना प्रतिशत निकाल दिया, ये हो गया 39.2%। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिसके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या की औसत से कम हो। तो कई के लिए बी का औसत निकालना होगा। तो 8 8 16 6 22 और 2 24 और 8 32 का 2 हाथ में 3 हो गया, मतलब कैरी हो गया 3, 9 और 3 12 1 13 और 13 और 9 22, 23 है 1 24 का 4, फिर हो गया 2 कैरी 2 और 1 3 4 5 6 642 आ गया। कितने वर्षों में 1 2 3 4 5 6, तो सबको जोड़ करके और जितना साल है जितना बार रहा था जितने साल या जितने को जोड़ते हैं उससे भाग देते हैं। तो यहाँ 6 सालों को जो है 1 2 3 4 5 6 साल से जोड़ रहे हैं, 6 से भाग दिया, औसत आ गया 107। अब कह रहा है कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिसके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या बी के औसत से कम है। तो बी का औसत ये है, डी में भर्ती किया गया है वो 107 से कम कौन कौन बार है, देखिए इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, ये तो 107 से ज्यादा है, ये 107 से ज्यादा है, ये 107 से ज्यादा है। तो 3 ऐसा साल है जिसमें कि कंपनी डी के द्वारा बी का जो औसत है उससे कम इंजीनियर की भर्ती की गई। तो यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया आंसर। इसमें पूछ रहा था कि डी के द्वारा जो है बी के औसत से कितना साल कम भर्ती किया गया, तो बी का औसत निकाल दिए। अब देखना है कि जो बी का औसत है 107 उससे कम डी में कितना है, तो 3 बार है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए है 2014 से 17 तक कंपनी के ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। 14 से 17 तक ए द्वारा 14 से 17 तक यहाँ काउंट कीजिए, 2 और 8 10 का 0,
अब है 2 और एक कैरी वाला वो 3 और 3 6, 2 8 और 4 और रखा 2, हाथ में 1 हो गया। 1 1 2 3 4 और एक कैरी वाला तो 520 हो गया। अब क्या कर रहा है सो देखिए, कुल संख्या 19 में उन सभी 4 कंपनियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जोड़िए यहाँ से इतना तक तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 5 और कैरी वाला 1 6 7 8 2 10 का 0। अब हो गया कैरी 1 तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 500 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए क्या कहते हैं, अधिक का परसेंट निकालना है। अधिक का प्रतिशत बराबर क्या होगा, अधिक, तो अधिक कितना है सीधे निकाल देते हैं, क्या होगा अधिक कितना है यहाँ 500 में 520 में से 500 और बेस इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको बेस मानेंगे गुने 100। क्या हो गया 20/500 गुने 100 0, तो 20/5 कितना प्रतिशत अधिक है, 4% अधिक है। यही पूछ रहा था कि उन सभी 4 कंपनियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 4% अधिक है। हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेस ट्रैक है जो रिंग के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि 440 मीटर और 560 मीटर है। 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने में क्या व्यय होगा। पहले तो देखिए कि क्या कर रहा है, एक रेस ट्रैक है, तो रेस ट्रैक जो है ऐसा है, जिसका आंतरिक परिधि जो है वो 440 मीटर है ये वाला, और ये बाह्य परिधि जो है वो 560 मीटर है। अब देखिए तो इसका आंतरिक और बाह्य परिधि तो दिया हुआ है। पहले तो आप जानते हैं कि आंतरिक परिधि क्या, इसको मान लीजिए कि ये स्मॉल आर है, इसका त्रिज्या आंतरिक का, और बाह्य का त्रिज्या क्या हो गया कैपिटल आर। तो आप जानते हैं कि आंतरिक जो परिधि है, परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है किसी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई गुने त्रिज्या। तो यहाँ पर जो है आंतरिक परिधि जो है, आंतरिक परिधि बराबर क्या है 2 पाई, और त्रिज्या इसका जो है वो स्मॉल आर है। तो आंतरिक परिधि क्या दिया हुआ है 440 मीटर बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर, स्मॉल आर है आंतरिक त्रिज्या का। ये 22 दूनी 44 से ये 10 बार में चला गया, तो स्मॉल आर बराबर 70 मीटर आ गया। अब देखिए बाह्य परिधि बराबर भी इसी तरह से निकाल लेते हैं, तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा, परिधि बराबर क्या हो गया कि 2 पाई, और जो बाहरी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो इसका बराबर कितना है 506 बराबर 2 गुने 22/7 गुने कैपिटल आर, 2 से कट गया, 2 से कट के ये हो गया 253। अब ये 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 3 33, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 23 गुने 7 बटा ये 2 तो है, क्या हो जाएगा 161/2 बराबर 80.5। अब ये जो दौड़ने के लिए जो बनाया गया है रेस ट्रैक, ये ऐसा है, तो इसको एक वलय भी बोला जाता है, इसको एक वलय भी बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, पहले पढ़ लीजिए। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर। वो कैसे हुआ, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते तो पाई आर स्क्वायर, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देते, बड़ा वृत्त क्या हो जाता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से तो यही फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें पाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आर कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 80.5 प्लस स्मॉल आर 70 दिया हुआ है, और यहाँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ फार्मूला ले लिए हैं, ये रेस ट्रैक का क्षेत्रफल हो गया यहाँ, ये बराबर क्या, यहाँ तो इसका गुना है इसमें। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए तो गुने ये 10.5 होगा ये वाले का डिफरेंस, गुने यहाँ हो जाएगा 150.5, कितना हो जाएगा 150.5। ये हो गया रेस ट्रैक का क्षेत्रफल, रेस ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया। अब जानते हैं कि जो है ना इस पर स्क्वायर मीटर 6 रुपया लगेगा समतल करने में, तो जितना स्क्वायर मीटर आया उसमें 6 से गुना कर देंगे तो वाला एक पर टोटल जो रेस ट्रैक को समतल कराने में खर्च निकल जाएगा। तो ये रेस ट्रैक का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, अब क्षेत्रफल जब आ गया तो यहाँ लिख लीजिए रेस ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिखते हैं 22/7 गुने 10.5 को फ्रैक्शन में करेंगे तो 21/2 आएगा, और इसको करेंगे तो ये आएगा 301/2, फ्रैक्शन में कर लिया, ये 2 से 11 बार में गया, 7 या 21 हो गया। कितना आया 11 गुने 3 गुने 301, कितना आया 903 गुने 11। और हमने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया कि 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट लिख लीजिए, अब इसको इससे जोड़िए तो जो आएगा वो यहाँ लिखिए, और फिर इसको इससे जोड़िए वो यहाँ लिख दिए बीच में, यही हो जाएगा। इतना वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मीटर। अब तो व्यय क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, रेस ट्रैक को समतल कराने में कुल व्यय क्या होगा, जब 1 वर्ग मीटर का 6 रुपया लगता है प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का 6 रुपया लगता है, तो 9933 गुने 6 कर दीजिए। सॉरी, यहाँ जो 2 है वो छूट गया है, ये 2 इतना बटा 2 वर्ग मीटर है, तो यहाँ 2 है वर्ग मीटर छूट, यहाँ 2 छूट गया था उसको लिख दिया, तो इतना वर्ग मीटर है। तो 1 वर्ग मीटर का 6 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर का कितना होगा। अब यहाँ 6 से जो है ये 2 से ये 6 3 बार में कट गया, ये 2 से ये 6 3 बार में कट गया, तो क्या हो गया 9933 गुने 3, तो 99 इतना रुपया आ गया, 29,799 रुपये खर्च होंगे इस रेस ट्रैक को समतल कराने में। सबसे पहले क्या किए हैं कि आपको बता दें कि किसी भी वृत्त की आंतरिक और बाह्य परिधि दी हुई है और उसके रेस ट्रैक का क्षेत्रफल निकाल करके और 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रेस ट्रैक को समतल कराने में कितना पैसा लगेगा वो पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या किए कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr कोई भी त्रिज्या होती है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर जब 2 दिया हुआ है तो एक बड़ी वाली बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेंगे, स्मॉल आर जो है ना वो आंतरिक त्रिज्या को मान लेंगे। अब बाहरी और भी आंतरिक दोनों परिधि दी हुई है तो उससे कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल लेंगे। उसके बाद वलय का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो फार्मूला है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देते हैं। अब उसको हम लोग जो है ना इसी रेस का जो ट्रैक है उसमें भी यही फार्मूला लगेगा, तो रेस ट्रैक का क्षेत्रफल जो है ना पहले निकाल लिए। अब रेस ट्रैक का क्षेत्रफल जब निकाल लिए, रेस ट्रैक का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो अब प्रति वर्ग मीटर जो है ना 6 रुपया लगता है उसको समतल कराने का में,
तो इतना वर्ग मीटर को समतल कराने में कितना लगेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिए 6 को, तो आ गया कि 29,799 रुपये लगेंगे उस रेस ट्रैक को समतल कराने में। आइए अब अगला क्वेश्चन करें। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ का मान नहीं पता है, QR जो है वो 16 सेंटीमीटर 8 cm है और RS जो है वो 14 सेंटीमीटर है और PS जो है वो 25.2 सेंटीमीटर है। देखिए फिगर जो बनाया गया उस पर ध्यान नहीं दीजिए कि इसमें जो है वो 16 से बड़ा होना चाहिए ज़्यादा या 14 जो है बड़ा होना चाहिए, उस रिस्पेक्ट में नहीं, ये फिगर बनाए हैं, ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन करना है इसलिए बना दिए हैं। आप इसको अन्यथा ना ले कि ये जो है बड़ा, इससे 16 से बहुत बड़ा होना चाहिए इसको। तो ये एक बनाया गया है कि ABC जब PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि PQ का मान पता नहीं है, QR जो है 16.8 सेंटीमीटर है, RS 14 सेंटीमीटर है और PS जो है वो 25.2 सेंटीमीटर है और दिया हुआ है कि PR QS को समद्विभाजित कर रहा है। PR जो है वो QS को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए है क्या कि इस फिगर में देख के नहीं लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उस अनुसार से क्या है कि PR जो है वो QS को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब OQ बराबर OS हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है कि 2 त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं POQ और त्रिभुज SOR, ये वाला में देखिए। तो अब SOR में अब देखिए एक ही जीवा पर 2 कोण जब होता है तो 2 कोण जो है एक ही जीवा QR जीवा पर 2 कोण है, तो ये एक ही जीवा से अगर वृत्त के किसी भी खंड में अगर 2 क्या कितना भी कोण बनाया जाए दोनों बराबर होगा, चाहे 50 कोण बनाया जाए 50 बराबर होगा। तो यहाँ पर यही लिया गया कि RPQ इज इक्वल टू QSR, मतलब S एंगल जो है वो P एंगल के बराबर है। हो गया। चलिए अगला, अब इस जीवा पे देखा जाए PS जीवा पर अगर लिया जाए दो क्या कितना भी कोण लिया जाए, अभी पर रहे हैं कि एक ही जीवा से अगर वृत्त के एक ही खंड में जितना भी कोण बनेगा सब बराबर होगा। तो यहाँ पर ये Q कोण बराबर है, तो क्या हो गया कि PQS एंगल PQS बराबर है एंगल इसके SRP के, मतलब एंगल Q भी जो है वो एंगल R के बराबर है, एंगल P जो है एंगल S के बराबर है और ये एंगल जो है वो तो एक दूसरे का बराबर होता ही है। तो यहाँ पर POQ जो है वो बराबर हो गया SOQ के, तीनों एंगल बराबर है। तो क्या हो गया कि त्रिभुज POQ जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज SOR के। तो देखिए ये जब समरूप हो गया, इसके बीच एक रिलेशन बन गया कि यहाँ पर कि PQ बटे ये जो भुजा है PQ और SR का जो RS कहिए SR कहिए, PQ और RS का जो रेशियो होगा वो किसके, इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो OP बटे OS का रिलेशन, और हम पढ़े हैं कि OS बराबर जो है अभी पढ़े हैं कि OQ होता है, तो लिख दीजिए कि OP बटे OS OQ के रिलेशन के बराबर, OP बटे OQ के रिलेशन के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है OS बराबर क्या OQ, तो OP और OQ के का जो रेशियो आएगा वही आएगा PQ और RS का रेशियो जो होगा वो OP और OQ के रेशियो के बराबर होगा। इसी तरह से अगर दूसरा त्रिभुज लिया जाए POS और त्रिभुज RQO, तो ये भी सर्वांग आएगा, POS भी समरूप, सॉरी तो ये भी क्या आएगा समरूप आएगा, RQO के समरूप आएगा। क्यों, अब देखा जाए इस त्रिभुज में ये एंगल के बराबर होगा। अब देखा जाए एक ही जीवा SR पर ये एंगल
और ये एंगल बराबर हो रहा है। इसी तरह से ये पी क्यू जीवा पर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है, तो तीनों एंगल बराबर हो रहा है, तो ये भी समरूप होगा, समरूप है, तो इसका भी रेशियो निकालेंगे तो पी एस बटे क्यू आर, पी एस बटे क्यू आर का रेशियो क्या होगा, पी एस बराबर तो क्या है ओ पी, और क्यू आर साइड में ओ क्यू है, तो ओ पी बटे ओ क्यू का रेशियो आएगा, ओ पी बटे ओ क्यू, ये हो जाएगा। अब देखा जाए कि पीओएस और आरओक्यू जो है ये दोनों का समरूप हो गया, तो पीएस और क्यूआर का रेशियो जो आएगा वो पीओएस में जो है ना भुजा ओपी और आरओक्यू में ओक्यू के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओपी और ओक्यू का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि OQ बटे RS बराबर OP बटे OQ, यह निकाले हैं ना हम लोग। अब ये जो निकाले हैं इस पर ये पुट कर दीजिए OP बटे OQ का वैल्यू, तो ये PS बटे RQ क्या होगा, PS बटे RQ, ये तो हो जाएगा, बराबर क्या होगा, इसके बदले में हम ये रख देंगे PQ बटे RS। अब इस रेशियो में जो है देखिए चतुर्भुज की चारों भुजा है, तो यहाँ पर PQ का मान नहीं पता है, PS का मान पता है कितना 25.2 बटे RQ का मान क्या है 16.8, PQ का पता नहीं है, RS का पता है 14, तो 14 पता है, तो 14 से ये जाएगा 1.2 टाइम्स में, 14 से ये 1.2 टाइम्स में, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया। अब ये 12 से जाएगा 12 दूनी 24 और 1 पर 2 है तो 12 इकाई 12, तो x की वैल्यू आ गई 21, और सारा सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। क्यों, ये 16.8 और इसका रेशियो जो है 3:2 का है, इसीलिए ये भी रेशियो 3:2 का आ गया, बस यही है, देख लीजिए। आप देखिए इसका अगर करेंगे 25.2 किए हैं ना 16.8, इसको काटेंगे तो ये 8.4 से जाएगा 2 टाइम्स में, और ये जाएगा 8 तिया 24 और 4 तिया 12, तो ये 3 टाइम्स में। इसका रेशियो जो है x बटे ये 14 है, ऐसा भी कर सकते थे, ये 14 इससे 7 चला गया तो x की वैल्यू ऐसे ही आ गई 7 गुने 21 सेंटीमीटर। यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ भी किए हैं, ठीक है, किसी भी तरह से हम लोग ले आए। तो अब हो गया कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि PR और QR जो है को मिलाया गया, जो दोनों विकर्ण है तो वो जो है ऊपर कटते हैं, और ऊपर कटते हैं तो PR जो है OQ को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो OQ बराबर OS लिख दिए। अब त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR को समरूप साबित कर दिए, समरूप साबित हो गया तो इसका PO और OS का रेशियो जो हो गया वो हो गया PQ बटे SR का। अब OS बराबर OQ दिया हुआ है तो PQ बटे SR बराबर जो होगा OP बटे OQ का रेशियो में आ जाएगा, ये आ गया। अब त्रिभुज जो है ना POS और त्रिभुज QRO में कर दिए तो ये भी ये दोनों समरूप आ गया, ये दोनों समरूप आ गया, तो PS बटे QR बराबर हो जाएगा OP बटे OQ, और OP बटे OQ बराबर दिया हुआ हम पहले निकाले हैं PQ बटे SR, तो ये हो जाएगा कि PS बटे RQ बराबर होगा PQ बटे SR। अब जो है ना PQ का मान निकालना है तो यहाँ पर रख दिए सब, PS का मान रख दिए, QR का मान रख दिए, PQ का पता नहीं है, SR का रख दिए, तो PQ की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई। ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है, ये दिया हुआ है, और AL जो है BC पे के किसी बिंदु पर लंब है, तो AL जो है वो लंब है। अब देखिए त्रिभुज DEF भी है, DEF। अब इस DEF में जो है DM है EF पे, जो कि वो भी लंब है,
डीएम। डीएम जो है ईएफ के बिंदु पर है, एम पर लंब है, यहाँ पर लंब बन रहा है, तो यहाँ एल पर लंब बना रहा है, यहाँ पर एम पर लंब बना रहा है। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो दिया हुआ है 9:25। तो जानते हैं एरिया का रेशियो जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, या ऊंचाई दोनों का जो होगा, ऊंचाई मान लीजिए h1 है h2 है, उसका स्क्वायर होता है। ऊंचाई जो है का स्क्वायर होता है h1 बटे h2 का स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ भुजा नहीं देकर के लंब दिए हुआ है जो h1 और h2 है, तो h1 बटे h2 का स्क्वायर हमको पता है 9:25। तो h1 बटे h2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9/25 का। अब देखिए h1 क्या है, h1 जो है वो ये है, इसको हम h1 माने हुए हैं, ये h2 माने हुए हैं। h1 बराबर क्या है AL बटे DM बराबर 9/25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 3/5 आएगा। अब इसको पलट दीजिए, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर मतलब अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो ये क्या आया 5/3। अब एक योग अंतर निष्पत्ति होता है, मतलब एक बार योग करते हैं, एक बार एडिशन करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्शन करते हैं। निष्पत्ति से क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को योग कीजिए, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को योग एक बार ऐड करना है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को, अंश और हर को एक बार जोड़ना है, एक बार अंश और हर को घटाना है। एक बार जोड़ दिए, यहाँ घटा दिए, इधर भी अंश ये था और ये था, जोड़ दिए, एक बार अंश और हर को घटा दिए, क्या है 8/2, ये कट गया 4, तो यही 4। तो यही पूछा है कि DM प्लस AL की वैल्यू जो होगा DM माइनस AL के बराबर से, इसकी वैल्यू क्या आएगी DM प्लस AL बटे DM माइनस AL की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 आएगा। क्या किए हैं कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का अनुपात ले लिए। अब क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ये तो कोई उस दो के किसी भी भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, या ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो या तो भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा या ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ ऊंचाई h1 और h2 मान लीजिए, h1 जो है वो AL है, h2 जो है वो DM है। अब इसके स्क्वायर के बराबर है 9:25, तो यहाँ पर h1 बोलते h2 आ गया, तो यहाँ पर स्क्वायर था, इधर जाकर रूट हो गया 9/25। h1 बराबर AL है, h2 बराबर DM रख दिए। अब इस दोनों को जो है ना अंश को हर में, हर को अंश में बदल दिए, ऊपर कर दिए इसको। तो क्या कर दिए, ये नीचे वाला 5 ऊपर चला गया है, 3 नीचे चला गया, नीचे वाला DM ऊपर चला गया, तो AL नीचे चला गया। अब योग अंतर निष्पत्ति से एक बार अंश और हर को जोड़ेंगे, एक बार अंश और हर को घटाएंगे। तो यहाँ एक अंश और हर को जोड़ दिए हैं, यहाँ भी अंश और हर को जोड़े, यहाँ अंश और हर को घटाए हैं, यहाँ अंश और हर को घटाए हैं, तो ये मान 4 आ गया। यही पूछ रहा है DM प्लस AL बटे DM माइनस AL कितना होगा, तो 4 होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x यदि 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, मतलब मध्यानुपाती है, और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x/y का रेशियो निकालना है। सबसे पहले जान लीजिए कि a और b दो संख्या है, तो इसका प्रथम अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए वो प्रथम अनुपात जो है x है, अब जो है तो ये संख्या दिया हुआ, इसका प्रथम अनुपात x निकालने के लिए इसको इससे गुना करते हैं और इसको दोनों को इससे। तो यहाँ क्या होगा a² बराबर है bx, तो x की वैल्यू क्या आ गई a² बटे b। ये प्रथम अनुपात निकालने का सूत्र है। जबकि इसमें मध्यम और तृतीय
बोला गया है, तो हम सोचे हैं प्रथम, मध्यम और तृतीय 3 ही होता है, तो पहला भी बता दिया। अब देखिए अगर यही ए और बी दो संख्या है, तो मध्यानुपात क्या होगा? क्या होगा सर? देखिए ए एक संख्या है, मध्य में ही x रखना पड़ेगा। जो पूछेगा, प्रथम पूछा था तो पहले में रखे थे, मध्य में पूछ रहा है तो ये मध्य में रखे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर हो गया, इस दोनों का गुना किया तो बराबर ए बी। तो x की मध्यानुपात बराबर क्या होता है? रूट ए बी। तो यहाँ पर ये संख्या है और ये है, तो इसका रूट कर दीजिए तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस जगह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12.8 गुने 64.8। दोनों का डेसिमल पहले हटा दीजिए, नीचे 10 गुने 10 हो जाएगा। यहाँ भी ये यहाँ तक रूट आ जाएगा, बराबर क्या होगा? आप इसको लिख सकते हैं 64 गुने 2 गुने 10 गुने 10। अब देखिए 64 लिखिए, 64 गुने इस दोनों को गुना कर दिए तो क्या हो गया? 1296 बटे रूट 10 गुने 10। अलग भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया इसका? इसका आ गया 64 का 8 और इसका हो जाता है 36 1296 का बटे 10। कितना आ गया? 288 बटे 10, तो 28.8 आ गया x की वैल्यू। ये x की वैल्यू क्या आ गई? 28.8। अब चलिए दो फॉर्मूला जब सीख लिए तो तृतीय अनुपात भी देगा कि ए बी दो संख्या है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात सीख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, तो वहां तीसरा में लगा देंगे इसको। a है, यहाँ b है, दो संख्या ही दिया हुआ है तो ये b वाला 2 बार होगा और x, इस x की वैल्यू क्या होगी? वही ax बराबर यहाँ आ गया। तो ax बराबर क्या आ गया? यहाँ a स्क्वायर के बदला चूंकि ये आ गया ax बराबर आ गया b स्क्वायर। तो बस उल्टा यहाँ हो जाएगा। यहाँ जो है तृतीय अनुपात में बीच वाला जो है ये b स्क्वायर बटे a हो जाएगा। तो यहाँ b स्क्वायर ये है बटे ये हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? 57.6 गुने 57.6 बटे 38.4 दशमलव उड़ा दिए। अब ये देखिए, ये 2 बार में 192 से जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। इस 2 से काटेंगे तो ये 28.8 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? और यहाँ x के बदले में ये y दिए हुआ है, तो यहाँ y रख दीजिए। y दिए हुआ है तो y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर आ गया कितना? 3 गुने 28.8। तो अब हमको जो निकालने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि 2x इज टू वाई। तो 2 गुने x की वैल्यू है 28.8 इज टू वाई में है 3 गुने 28.8। 28.8 कट गया तो रेशियो क्या आ गया? 2:3, 2:3 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2:3 के बराबर होगा। यही पूछ रहा था कितना के? 2:3 के बराबर होगा। तो क्या किए? पहला संख्या अगर दो a और b दो संख्या दिया हुआ है तो उसका जो है ना प्रथम अनुपात निकालने के लिए कहेगा, तो पहले x मान लेंगे प्रथम अनुपात, बाद में a 2 बार होगा और लास्ट में b हो जाएगा। तो वहां पर जो प्रथम अनुपात आएगा वो क्या आएगा कि a स्क्वायर बटे b बराबर हो जाता है प्रथम अनुपात। जब दूसरा का निकालना होगा दूसरा अनुपात तो क्या हो जाएगा? जब हमने दूसरा में x रख दिए तो ये a और b का गुना हो जाएगा, ab बटे x स्क्वायर, तो x की वैल्यू √ab होता है। तृतीय अनुपात में क्या करेंगे? यहाँ पर y अगर रख देंगे, जैसे इसमें निकालना है तो यहाँ पर तीसरा अनुपात ये है, तो दूसरा जो का स्क्वायर बटे पहला का हो जाएगा। तो यही कर दिए तो यहाँ पर आ गया। तो ये 3 अनुपात पूछा जाता है, प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात। तीनों का फार्मूला कहीं से नहीं, यही बेसिक से आया है, आप देख लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है।
तो इसी से लेकर के बनाना है, तो हम इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। अब हम क्या करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में पलट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस, ऊपर चला गया ये हर वाला अंश में चला गया, तो ऊपर अंश वाला जो है वो हर में आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें भी होगा अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। तो ये हो गया। अब जो है दोनों को जोड़ने से, तो यहाँ इसके लिए एक बार योग करते हैं, एक बार अंतर करते हैं। तो अंश और हर को एक बार जोड़ेंगे, एक बार अंश और हर को घटाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला है योगांतर, योग किए एक बार अंतर किए, निष्पत्ति से क्या होगा, एक बार जोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब जोड़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5 प्लस 3। अब यहाँ देखिए एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटाएंगे, तो पहले तो लिख लीजिए सेक प्लस टेन थीटा, घटाएंगे, अब घटाएंगे इसको हर को, तो सेक थीटा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 5 माइनस 3। ठीक है। अब देखिए ये सेक थीटा कट गया, यहाँ टेन थीटा कट गया, तो क्या आया 2 सेक थीटा बटे 2 टेन थीटा बराबर 8 बटे 2। ये दो कैंसिल, यहाँ से ये 4 बार में चला गया, तो सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर 4। अब सेक को साइन कॉस में करेंगे तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, बटे टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1/4, मतलब बराबर 4 है। अब आइए इसी को अगर फिर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos है थीटा, गुने करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, बराबर 4 का 4 है, कॉस थीटा कैंसिल, तो 1/sin थीटा बराबर 4, मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 4। अब हमको निकालना क्या है, सो देखिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो आइए, तो अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा में से ये जो प्लस है इधर आ गया, तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से इसमें पुटअप कर देंगे, इसमें जो दिए हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका कोसेक स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 4, कोसेक थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो कोसेक थीटा और 4 है, तो कोसेक स्क्वायर में बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर -1। अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 -1 बराबर क्या होगा, √15। बस इसी को रख देना है। तो यहाँ क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, आइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है, 4, 4 प्लस √15, 4 माइनस √15। अब इसको नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी 4 प्लस √15 से गुना कर देंगे, यहाँ 4 माइनस √15 कर देंगे। सॉरी 4 प्लस ऊपर किए हैं यहाँ भी, क्योंकि सेम से करेंगे ये दोनों, तभी तो कट जाएगा। किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर ही सेम से कर दिया। अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 4 प्लस √15 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर में से √15 का स्क्वायर, क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस √15 का स्क्वायर करेंगे तो √15 का रूट हट जाएगा, 15 प्लस 2 गुने 4 गुने √15 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 16 में से 15, तो 16 और 15 मिलकर के क्या हो गया, 31 प्लस 8 √15। तो यही आ गया आंसर, यही पूछ रहा था। तो क्या होगा यहाँ 31 प्लस √15, ये हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां सेक टेन दिया हो, इसको
नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो सेक टेन या किसी भी साइन की किसी भी वैल्यू का साइन कॉस टेन कोई भी थीटा का मान पता चल जाता है। उससे हम जो है ना दूसरा जो भी पूछता है, जैसे यहाँ कोसेक और कॉट पूछा है वो निकाल लिए हैं, और जब हम इसको निकाल लिए तो पुट किए हैं तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं तो ये आंसर आ गया है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए हुआ है कि x² + 3x + 1 बराबर 0। तो पहले रखिए x² + 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा x + 3 + 1/x बराबर 0। ये कॉमन 0 में किसी चीज से भाग देते हैं तो वो 0 ही रहता है। x + 1/x + 3 बराबर 0। तो x + 1/x बराबर क्या होगा -3। ये आ गया। तो अब जो है निकालना क्या है, x6 + 1/x6 की वैल्यू क्या है। तो आइए इसके लिए एक फार्मूला सीखते हैं कि इफ अगर x + 1/x की वैल्यू a है तो x² + 1/x² बराबर होता है a² - 2। x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालना हो और a दिया हो तो a³ - 3 है। अब उसी से अगर x + 1/x की वैल्यू a दी हुई है तो x4 + 1/x4 का पावर हो तो क्या होगा a4 - 4a² + 2 ये स्क्वायर है। अब x5 + 1/x5 दिया हो तो हो जाता है a5 प्लस ये माइनस होगा a5 माइनस, बिहार में पहले प्लस है माइनस आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ -5a³ + 5a हो जाएगा। अब देखिए इसी के आधार पर अगर x6 + 1/x6 की वैल्यू निकालनी हो तो a का पावर 6 -6a4। अब देखिए +9a² -2 होता है। अब यही है x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 है। अब देखिए यहाँ पावर 2 था, अगला में पावर 2 हर में घटेगा तो यार 2 से सीधे 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो गया। अब यहाँ देखिए x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर x + 1/x बराबर a है तो हो जाएगा a³। अब 3 है, 3 में से 2 पावर घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 पावर और 3 -3 है, क्योंकि ये प्लस है तो अगला माइनस होगा। अब देखिए x4 + 1/x4 क्या होगा, पहले प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पावर 4 है। अब 4 में से पावर 2 घटेगा तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ a का पावर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ a4 - 4a² + 2। अब यहाँ x5 + 1/x5 बराबर क्या होगा a5 - 5a³ + 5a। यहाँ 3 था, 5 पावर था, 5 से घट के 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। यहाँ x5 + 1/x x6 + 1/x6 बराबर क्या होगा a6 माइनस प्लस था ये तो -6, अब 4 पावर था तो 2 हो गया। अब यहाँ यहाँ 6 पावर था, 6 पावर से 2, 4 पावर, 4 पावर से 2 पावर, 2 पावर से 0 पावर हो गया। a6 - 6a4 + 9a² -2। ये एक फार्मूला है। दूसरा ये भी है कि इफ x - 1/x बराबर अगर a हो, अगर x - 1/x बराबर a हो तो इसी में आप x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a²। यहाँ इसमें तो माइनस और प्लस अल्टरनेट चला था, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सब पॉजिटिव होगा तो ये हो गया। लेकिन इस साइड में प्लस था, इसमें अल्टरनेट चलेगा, यहाँ प्लस हुआ तो अगला में माइनस, मतलब विषम जिसका पावर हो, जिसका जो है पावर ऑड में हो उसमें हम लोग इधर माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 जो है ऑड है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्लस होते जाएगा, एज इट इज सिर्फ प्लस। अब x4 रहे पावर इवन में आ गया सम में तो यहाँ प्लस होगा, बराबर a4 + 4a² + 2। अब देखिए यहाँ फिर पावर 4 था इवन में, अब 5 आ गया, पावर 5 हो गया तो विषम संख्या हो गया। विषम संख्या हो गया तो कितना होगा, विषम संख्या होगा तो फिर ये निगेटिव में होगा, निगेटिव में आ गया। इधर तो सिर्फ जितना था निगेटिव के बदला पॉजिटिव हो जाएगा, तो a का पावर 5 प्लस क्या होगा 5a³ + 5a। अब वही x6 है तो पावर जो है सम संख्या में है
तो जब सम संख्या में होगा पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर क्या, a का पावर 6 प्लस क्या होगा 6a4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2, सब प्लस होगा। तो आइए अब इसी फार्मूला से यहाँ से ये पूछा है कि a6 x प्लस 1y x का वैल्यू आया है प्लस में यहाँ है तो -3, तो यहाँ पर जो है ना x6 प्लस 1y x6 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ रखिए x6 प्लस 1y x6 बराबर क्या होगा a6 माइनस क्या हो जाएगा a6 माइनस 6a4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ a6 का वैल्यू a का वैल्यू क्या है -3 का पावर 6 -6 गुने -3 का पावर 4 प्लस 9 गुने -3 का स्क्वायर -2। तो यहाँ 3 का पावर 6 बराबर क्या हो जाता है 729 माइनस 6 गुने 81 प्लस 9 गुने 9 क्योंकि पावर 2 बार है तो प्लस हो जाएगा -2, क्या होगा 729 प्लस 81 माइनस 488, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुने 81 488 और -2, तो क्या हो जाएगा 0 810 में से 488 घटा दें और फिर माइनस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो गया है कि 4 से 80 में तो गुना करेंगे, 6 से 80 में गुना करेंगे तो 6 8 48 तो होगा, लेकिन 6 है तो 6 का 6 ही होगा, 6 यहाँ 6 अब आ गया, अब माइनस किए तो यहाँ आ गया 488, तो 810 में से 488 घटाएंगे तो कितना आएगा 322 आएगा, 322 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 322। अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, हम इसको कन्वर्ट किए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 था तो x प्लस 1y x के वैल्यू में लगा दिए -3 हो गया। इसके लिए हम इतना फार्मूला पढ़े, x6 प्लस 1y x6 बराबर क्या होगा तो a का पावर 6 माइनस 6 9 का पावर x6 प्लस 1y x6 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि a का पावर 6 माइनस 6 a का पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 2। इसमें हम यहाँ रख दिए, पुट कर दिए a की वैल्यू -3, तो यहाँ आंसर आ गया 322। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य पहले देख लीजिए। क्रय मूल्य जो है 100 रुपया, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब देखिए अंकित वस्तु का मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बस अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक, मतलब 100 का 140% को ऐसे लिखते हैं 140 रुपया रख दिया। उसके बाद 20% और 25% का जो छूट देता है, तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखिए एक ही बार में निकाल लेंगे, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का 20% छूट दे दिया, मतलब 140 का 20% छूट दे दिया, तो कितना बचा उसमें, कोई सामान का अगर 20% हम लोग खर्च कर दिए तो उस सामान का 80% तो हमारे पास बचा होगा। कोई पैसा अगर हमारे पास 200 500 1000 रुपया रहता है, उसका हम 20% खर्च कर देते हैं, मतलब उस पैसे का 80% बचा है। तो उसी तरह 140 का 80% दाम अब बच गया, एक बार छूट देने के बाद फिर 25% दे दिया। अब जो दाम पैसा बचा था, सपोज 5000 था, उसमें से 20% खर्च कर दिया, मतलब 20% 1000 रुपया खर्च हो गया। अब 4000 बचा हुआ है, मतलब 5000 का 80% तो बचा हुआ है। अब जो है अगला बार उसका 25% खर्चा करेंगे, मतलब क्या, जो पैसा था अब उसका 75% हमारे पास बच जाएगा। मतलब जो 5000 में से 5000 में से 1000 खर्च कर लिए हैं, मतलब 4000 बचा है। 4000 का 25% खर्चा कर लेंगे तो वो भी 1000 चला जाएगा, मतलब क्या बचेगा मेरे पास 3000। तो सीधे कह सकते हैं कि 5000 का 80% अभी बचा हुआ था, अब उसका भी 75% बचा है। तो अगर 5000 रुपया हमारे पास था, अब देखिए उधर से भी 3000 आया है, अगर हम 80% और 75% करते हैं तो भी हमारे पास 3000 रुपया आना चाहिए। ये 4 ये 3
ये इससे कट गया, ये 20 बार में इससे ये कट गया, 5 बार में ये 5 से गया 1000। तो देखिए यहाँ से भी 1000 गुने 3 करते हैं तो 3000 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम इसी तरह से अगर यहाँ करते हैं 140 का 80% तो अभी बचा हुआ था, उसका आप 25% छूट दे दिया, मतलब 75% बचा हुआ है। तो इतना में बेचता है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया उसका। तो यहाँ देखिए ये 3 और ये 4, ये 4 से ये गया 20, ये से ये 5, 5 से ये गया 28। तो कितना हो गया विक्रय मूल्य? 28 गुने 3 बराबर 84 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 84 रुपया है। तो अब जो है हानि इस बंदे को कितना हो गया? हानि, तो हानि जो है बराबर क्या है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 100 माइनस 84, 100 माइनस 84 किया तो कितना? 16 रुपया का। अगर 100 रुपया दाम है तो 16 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 140 रुपया का लॉस है इसको। तो 16 रुपया का लॉस है 100 रुपया में, तो 140 रुपया का क्या हो जाएगा? 100 बटे 16 गुने 140। 4 से ये 4 बार में कट गया, ये 25 हो गया, और इस 4 से ये 35 बार में कट गया, तो कितना हो गया? 35 गुने 25, 875 रुपया में 875 रुपया उसका जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो पूछ रहा है कि कितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य जो होगा उस बंदे का वो 875 रुपया होगा। क्योंकि 16 रुपया हानि हुई है 100 रुपया में, तो 140 रुपया हानि होगी कितने में? 100 बटे 16 गुने 140 किए तो आ गया कि 875 रुपया में 140 रुपया की हानि होगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 875 रुपया। कुछ नहीं किए हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए हैं। अंकित मूल्य इस तरह से निर्धारित कर रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, मतलब 140 रुपया। अब कह रहा है कि उस पर 2 बार छूट दे रहा है, तो 140 का अगर 20% पहले देगा, इसका मतलब कि छूट तो 20% दे दिया, बचा कितना? 140 का 80% बचा हुआ है। अब क्या अगला बार जो है ना फिर 25% छूट दिया, तो क्या इसका मतलब 140 का 80% जो बचा हुआ था उसका 25% दे दिया, मतलब 75% बचा हुआ है। 140 का 75, 80% पहले था, फिर 75% हो गया, तो आ गया 84 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य पता चल गया। तो हानि हुई कितना? 100 रुपया में खरीदा था, 84 रुपया में बेच दिया, तो 16 रुपया की हानि हुई 100 रुपया में, तो 140 रुपया की हानि कितने में होगी? निकाल दिए तो 875। तो इस तरह से हम आसान से अगर अप्रोच आराम से लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।